नमस्कार साथियों, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी, पिछली 2 क्लासें 3 क्लास अपनी हो चुकी है। अब मैं उसी के अंदर अपन जो मरुस्थल का जो भाग पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो भौतिक प्रदेश के जो क्लासेस को ढंग से देखिएगा। अगर स्टडी की क्लास आपने अच्छे से कर ली तो आगे का जैसे जलवायु वाला भाग है, कोपेन का वर्गीकरण, त्रिवार्ता का वर्गीकरण, पर्यटन, सारी चीजें आपको समझने में इजी रहेगा, है ना। यानी कि स्टार्ट की क्लास को बहुत ढंग से देखिएगा, 1 सेकंड भी क्लास मिस मत करना, बार बार देखना, इसके फैक्ट याद रह जाएंगे, उतना आपको फायदा होगा, है ना। क्योंकि वो चीज बार बार रिपीट होगी तो वो आपके जीवन पे बैठ जाएगी, क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाएगा। ठीक है ना। अपन शुरू करते हैं। शुष्क मरुस्थल में मैंने बताया था कि 2 भाग होते हैं, बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप विहीन। ठीक है ना। जो बालुका स्तूप युक्त जो होते हैं उसके मैंने कुछ भाग बताया, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, एक सीप बताना बाकी था। सीप क्या होता है, जैसे आपके ये जो मैंने बताया था आपके बरखान हो या पैराबोलिक हो, जब हवा की दिशा यूं चल रही थी, थोड़ा बहुत चेंज होने पर अगर एक भुजा ऐसे बढ़ जाती है उसको कहते हैं सीप आकार का। ठीक है ना, वो जनरल प्रकार है। अच्छा, ये बता दिया था मैंने आपको। हमादा का कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। जैसलमेर, पोखरण, लोधरवा, रामगढ़, जोधपुर का बाप फलोदी, है ना। ये कुछ आपके हमादा जहां पर रॉकी डेजर्ट होता है ना, चट्टान जहां पर रेत नहीं होती है, बालुका स्तूप नहीं होते, बालुका स्तूप विहीन जो होते हैं उनको अपन हमादा कहते हैं। वर्ड याद रखिएगा। ठीक है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अपन बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। हमने कहा था मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, है ना। एक तो था शुष्क मरुस्थल, एक था अर्ध शुष्क। शुष्क को हमने देखा था कि जहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उसको हम कहते थे शुष्क मरुस्थल, और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है उसको कहते थे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल, है ना। शुष्क मरुस्थल का मैंने बताया था कि वो लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना। तो अर्ध शुष्क का भी हम उसको फिर सब क्लासिफिकेशन करेंगे ना, उप विभाग करेंगे उसके। अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भाग होते हैं। अपन नीचे से चले उसको, बाड़मेर वाले हिस्से से लूनी बेसिन, उससे थोड़ा ऊपर आते तो नागौरी उच्च भूमि, उससे ऊपर शेखावटी अंतःप्रवाह, और लास्ट में आता है घग्गर बेसिन। ये 4 भाग होते हैं। मैं आपको मैप पे भी क्लियर बता दूंगा ताकि आपको ये ध्यान रहेगा, है ना। उन बेसिनों की कुछ विशेषताओं से सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है ना। जैसे पूछेंगे ये नेहड़ का रन है ना। लूनी बेसिन के अंदर नेहड़ का रन एक शब्द आता है। रन यानी कि वो एक लवणीय भूमि, जैसे लूनी नदी के ज्यादा अफवाह की वजह से बालोतरा के बाद क्या होता है, वहां का जो जल है वो खारा हो जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे अफवाह तंत्र में। तो वहां की जो दलदली और लवणीय भूमि होती है उसको बोलते हैं रन या टाट। ठीक है ना। तो रन या टाट, भाई नेहड़ रन होता है जालोर में, याद रखिएगा। नेहड़ रन कहाँ है, जालोर में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर कुछ और रन के उदाहरण ये बताए, है ना। ताल छापर चुरू, वहां अभ्यारण्य भी है ना। अपन अभ्यारण्य वाले टॉपिक भी है अपने सिलेबस में, उसमें देखेंगे। और बाप फलोदी, भाकरी, पोखरण, ये है जैसलमेर में। थोब बालोतरा में है, ठीक है ना। और रेडाना बाड़मेर में। ये कुछ उदाहरण है। हालांकि 12 तक की सीईटी के अंदर इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो आपको ग्रेजुएशन का जो है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। नागौरी उच्च भूमि, उसको उच्च भूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि मरुस्थल का थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ भाग है ना। यहाँ की विशेषता कुबड़ पट्टी आएगा, और वहां पर मैक्सिमम लवणीय झीलें पाई जाती हैं। झील के टॉपिक में हम झीलों को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन सीधा पूछ ले कि अर्ध शुष्क मरुस्थल के कौन से उप विभाग में, कौन से भाग के अंदर आपके लवणीय झीलें पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो नागौरी उच्च भूमि है। ठीक है ना। अगला शेखावटी अंतःप्रवाह, इससे जुड़े कुछ शब्द है। जोहड़, जिसको पानी के कच्चे कुएं, शेखावटी क्षेत्र के अंदर पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं जिसको हम जोहड़ कहते हैं। जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह को कहते थे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह। ठीक है। सर, जो अस्थायी तालाब होते हैं उनको सर कहते हैं। बीड़, चारागाह वाली भूमि, शेखावटी क्षेत्र के अंदर चारागाह वाली भूमि को बीड़ कहा जाता है। ठीक है। फिर शब्द आता है शेखावटी, तोरावटी और कातली। कातली के अप्रवाह तंत्र को तोरावटी कहते हैं, शेखावटी। ठीक है ना। और यानी कि शेखावटी अंतर्प्रवाह में कातली के प्रवाह का क्षेत्र मैक्सिमम आता है। फिर अपन देखेंगे शेखावटी क्या है। शेखावटी में आपके 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। और तोरावटी जहां पर तंवर डायनेस्टी थी वहां पर चूरू नहीं आएगा, केवल आपके
यहां पर आ जाता है आपके सीकर, झुंझुनू और चूरू, ठीक है ना, शेखावटी में। और तोरावटी में क्या होगा, ये चूरू वहां से हट जाएगा, ठीक है। ये कातली, हालांकि हम जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल देखेंगे, इसको कातली को। घग्गर बेसिन, घग्गर नदी का जो प्रवाह है उसको हम घग्गर बेसिन, ये ऊपर वाला जो भाग है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, उसको हम घग्गर बेसिन कहते हैं। उसकी विशेषता नाली या पाट, यानी कि घग्गर के प्रवाह को वहां पर नाली या पाट कहते हैं, ठीक है ना। अगर घग्गर का प्रवाह जब बढ़ता है अधिक वर्षा होने पर तो पाकिस्तान तक जाती है, जिसको हकरा कहते हैं वहां पर। और घग्गर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी है ना, कम दानों वाली, छोटे दानों वाली, उसको काठी या बग्गी कहते हैं, ठीक है। ये इसके बेसिक, इसको हम मैप पे देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। अच्छा, एक आपको इन्फॉर्मेशन दो, ये जो आप लोगों ने क्लासेस ली उसके हम पीडीएफ बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम डाल देंगे, आप कल से उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अपन इसी को, अन्य बिंदु जो है आपके मरुस्थल से रिलेटेड है ना। पीवड़ा क्या है, कई बार पूछा है। पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है जो अधिकतर मरुस्थल में पाई जाती है, जो जैसलमेर में अधिकतर है ना, जैसलमेर में सांप की प्रजाति, सांप की प्रजाति है, ठीक है। एक मरुस्थल का मार्च मैंने पहले ही बताया था, मरुस्थल का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, उसको मरुस्थल का मार्च कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि मरुस्थल के मार्च के अंदर कौन से बालुका स्तूप अधिक मैक्सिमम जिम्मेदार है, तो मैंने बताया था बरखान, ठीक है ना। एक है आपके आकलवुड फॉसिल पार्क, इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क जो आपके एक तो जैसलमेर और आंशिक बाड़मेर में है, ठीक है ना। ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष है, फॉसिल्स है, ठीक है ना, जो कि जुरासिक काल के माने जाते हैं, ठीक है। काल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, ईयर का भी पूछा गया। अच्छा, ये जब करोड़ के अलावा अगर मिलियन में कहें तो इसमें 10 का गुणा करना होता है अपने को, तो वो आ जाएगा मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन में चेंज कर दे तो कहीं अपना क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ये आकलवुड फॉसिल पार्क, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने, बार बार रिपीट हुए, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखिए, अब मैं यहां पे बताऊंगा जो चार जो प्रदेश, जो ये तो अपनों ने कर लिया पहले ही, हमादा और बालुका स्तूप युगतन, वो सारे अपनों ने, ये वाला भाग तो अपनों ने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क को अपन जो भाग बांट रहे हैं, यहां पर ये आता है लूणी बेसिन, ठीक है ना। उससे ऊपर ये आता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। यहां पर आ गया शेखावटी अंतर प्रवाह, और ये आ गया आपके घग्गर बेसिन। ये चार भाग हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन सीधा ये पूछते हैं, निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय का क्षेत्र नहीं है, या कहीं मरुस्थल भी बोल दे सीधा, है ना। तो अरावली से इधर तो पूरा अपना मरुस्थल है, यहां अरावली से इधर आ जाते हैं मैदान और पठारी क्षेत्र आता है। तो मरुस्थल के अंदर ये चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहां से उठा के दे देगा, वो ये पठारी क्षेत्र डाल देगा। कौन सा नहीं है तो वो आपको ध्यान रखना है, चारों चारों नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसकी कुछ विशेषताएं मैंने बताया था, लूणी के अंदर नेहड़, नेहड़ का रंग कहते हैं, जो कि कहां पर है, जालोर, ठीक है ना। कारण क्या है, लूणी नदी के अपवाह के कारण जो बालोतरा के बाद यहाँ की जमीन लवणीय और दलदली हो जाती है, इसको नेहड़ कहते हैं ना। तो ये प्रॉपर तो ये है, बालोतरा के अंदर जो थोब है, कुछ एक्स्ट्रा रंग के उदाहरण जो यहां पर भी पाए जाते हैं, ऊपर भी, जो चूरू तो शेखावटी में आ गया, लेकिन वो भी नेहड़ के उदाहरण, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए थे, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि में एक चीज आती है आपके कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी से क्वेश्चन बार बार रिपीट पूछा गया। कुबड़ पट्टी यानी कि वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, फ्लोरोसिस डिजीज कहते हैं उसको। फ्लोरोसिस डिजीज होती है
और क्या होता है, ये जो पीठ होती है वो एक हम्प की तरह, कुबड़ की तरह, जैसे ऊंट का कुबड़ नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा झुककर चलता है, बेंड होने लग जाता है। तो वो कुबड़ पट्टी कहां से कहां तक है? अजमेर और नागौर के बीच में। ये शब्द याद, दोनों जिलों के नाम याद रखना। अजमेर कुबड़ पट्टी कहां पाई जाती है, बार बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको जिलों का नाम याद रखना, अजमेर और नागौर के बीच में, ठीक है ना। शेखावटी के बारे में मैंने बता दिया। जो जिले तोरावटी, शेखावटी, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है ना। गग्गर की सारी बातें कर दी अपनों ने। नाली या पाट कहते हैं इसको, इसके गग्गर के अफवाह को नाली या पाट कहते हैं, पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहते हैं। ये सब आपके यहां तक की ये चीज होगी, क्लियर। तो मरुस्थल का लगभग अपनों ने क्लासिफिकेशन पूरा कर दिया। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन अरावली। अरावली का मैंने पहले कहा था, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इसका एरिया है 9%, पॉपुलेशन वहां पर होती है 10%। दोनों फैक्ट याद रखना। अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर टोटल। टोटल मीन्स ये स्टार्ट कहां से होती है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, कई जगह पालनपुर, पालनपुर एक जगह है, खेड़ ब्रह्मा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से स्टार्ट होती है और अपने यहां पर अपने सीकर तक है, और उसके बाद भी ये दिल्ली तक, रायसीना हिल्स तक फैली हुई है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया है, कौन कौन से राज्यों तक अरावली फैली हुई है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, है ना। ऑप्शन में से एक स्टेट हटाकर पूछ देंगे, निम्न में से किसमें नहीं है या कहां कहां फैली है, चारों चारों का सेट बना के दे देंगे। तो क्वेश्चन आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, सेकंड, राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई तो इतनी है, अब राजस्थान में कितना है? 550 किलोमीटर, ये वाला है ना। तो लगभग 80% अरावली राजस्थान में है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। मैप से ध्यान रखना, टोटल लेंथ इसकी है 692, राजस्थान में 550 राज्य हो गए। इसके बाद अपन अरावली के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना। अब अरावली के जो भाग है, देखो अपने सिलेबस के अंदर पर्वत पठार दोनों दे रखे हैं, तो अरावली के अंदर पर्वत भी है और पठार भी है। तो अरावली को अपन ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक हाथों हाथ इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अरावली को यहां से स्टार्ट करें, ऊपर से नीचे चलो, चाहे यहां से करो। देखिए, अरावली की जो काउंटिंग होती है वो इस पॉइंट से गिनी जाती है ना। कई बार स्टार्टिंग पॉइंट ये लेंथ तो यहां तक है, ये ज्यादा आ रहा है अपने, है ना, उदयपुर की तरफ, और कुछ भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला हिस्सा वहां तक फैली हुई है, लेकिन स्टार्टिंग अपन यहां से मानते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपका सीकर, और ये पॉइंट हो गया सिरोही, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। यहां पर अपन बीच में ले लेंगे अपनी राजधानी जयपुर, और यहां पर अपना एरिया आ जाएगा राजसमंद, ठीक है। अब मैंने ये चारों नाम क्यों लिखे, नाम याद रखना, सीकर, सिरोही, सीकर, सिरोही, ठीक है। जयपुर कैपिटल और राजसमंद, ठीक है। अब इसके जो सब क्लासिफिकेशन किए हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी अरावली, क्योंकि ये अरावली का उत्तर, अरावली को ऐसे देखे बोलते उत्तर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी अरावली। इसको बोलते हैं मध्य अरावली, और इसको बोलते हैं दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली के 2 भाग होते हैं, एक तो सिरोही वाला भाग और एक होता है उदयपुर वाला भाग। ये सिरोही वाला भाग और ये उदयपुर वाला भाग, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, तो आपको लिखना पड़ेगा उदयपुर, ठीक है ना। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है, तो सिरोही, ठीक है। जैसे जैसे अपन यहां जाते हैं, यहां हाइट ज्यादा है, सर्वाधिक ऊंचाई तो आपके सिरोही में, लेकिन सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, उदयपुर। ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है, सिरोही में, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करेंगे इसकी जो प्रमुख चोटियां, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पर रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, ठीक है। मध्य अरावली इसको बोलते हैं अपन उत्तरी
अरावली, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मध्य अरावली, और ये हो जाएगी आपके दक्षिण। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़, ठीक है, जो कहां पर है? सीकर में। मध्य अरावली की अपने को दो चोटियों का नाम याद रखना है, एक तो है तारागढ़ और एक है टोडगढ़, और एक आता है नाग पहाड़ी, ठीक है। हालांकि दो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची है टोडगढ़, यूं समझ लो तारा के सर पे टोड यानी मेढक होता है, मेढक चढ़ गया यूं समझ लो, तो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे ऊंची तो है टोडगढ़, ठीक है ना, सबसे ऊंची टोडगढ़ है, फिर तारागढ़ है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, और ये थर्ड पे है, ठीक है ना। कई बार उसी में सीक्वेंस पूछ ले, ध्यान रखना। टोडगढ़ मेंढक छलांग लगाएगा ऊपर चला गया, कैसे भी याद रखना, आप कैसे भी ट्रिक बना लीजिएगा। टोडगढ़, फिर तारागढ़, और फिर नाग, है ना, नाग पहाड़ी। यहां पर तो अपन डिटेल इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सर्वोच्च चोटी अपन सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, माउंट आबू, है ना, जिसकी 1700 माउंट आबू में जो है गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है। बाकी के भी हम जब इसकी संपूर्ण चोटियों की लिस्ट बनाएंगे तो आपके कुछ के डाटा जो आपको याद रखना, हाइट के मैक्सिमम का ये ध्यान रखना 1722, ठीक है ना। ये हो गया अरावली के सब क्लासिफिकेशन, ध्यान रहेगा। ये मैप आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, मैप से याद करने की कोशिश करना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये यहां तक अरावली की अपन बात कर ली। अरावली के अंदर अब जो टॉपिक बचता है, अरावली की चोटियां और उसके पठार और दर्रे, ये टॉपिक हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। यहां तक आप ढंग से याद कर लेना। अगली क्लास के अंदर अपन मिलेंगे अरावली की चोटियां, क्वेश्चन बार बार वहां से पूछे, अरावली की चोटियां, अरावली के पठार और अरावली के दर्रे, ये 3 टॉपिक अपन अगली क्लास में पूरी करेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम में आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपसे उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चों तक जो भी लाभार्थी जिनको लाभ पहुंचा सके पहुंचाएं। जय भारत, जय हिंद।